हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू सरजीज आइव। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। सबसे पहले आप सबसे माफी चाहता हूँ कि इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एज अ फाउंडर ऑफलाइन कोचिंग भी चलानी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बिजी रह जा रहा हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरे वीडियोस पे एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का वीडियो अपलोड कर दीजिए सर। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि काम को साइड में रखते हैं और बच्चों की भी डिमांड पूरी करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर। और ये जो चैप्टर है इसमें 3 छोटे-छोटे कहानियाँ हैं और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ के। 3 अलग-अलग इंडिया के जगह की ये कहानियाँ हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं, इस चैप्टर को हम बेहद ही अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और साथ साथ में हार्ड वर्ड्स का मीनिंग भी आपको बताया जाएगा। गाइज, मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना है। प्ले स्टोर पे सर्जिस हाइप ऐप आ चुका है। अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स रखना चाहते हैं, अपना रिवीजन गेम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपना प्रिपरेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार वो ऐप को इंस्टॉल करिए और प्रीमियम कंटेंट में जाके एक कोर्स मैंने बनाया जिसका नाम है टॉपर्स टूल किट। उस टॉपर्स टूल किट वाले कोर्स में आपको क्या क्या कंटेंट मिल रहा है उस वो आपको डेमो टैब में मिल जाएगा। तो प्लीज जाके डेमो टैब चेक करिए। ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपका रिवीजन गेम पूरा स्ट्रांग होने वाला है। और उस कंटेंट का प्राइस 2499 है, लेकिन अभी लॉन्च ऑफर के हिसाब से उस प्राइस को रखा गया है 999 में। तो प्लीज एक बार उस कंटेंट को देख लेना। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर के ऑडियो एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, आप चैप्टर भूल ही नहीं पाएंगे। टेस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपको इधर उधर कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। सभी चीजें, सभी प्रैक्टिस की चीजें जो आपका रिवीजन गेम और प्रिपरेशन स्ट्रांग बनाएगा, वो सभी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलेगी। तो प्लीज उसे चेक कर लेना। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का चैप्टर नंबर 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा स्टार्ट करता है। अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर who still has an important place in his society। तो ये जो वर्ड है ना, पेन पोर्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि जो ऑथर इस चैप्टर के वो एक बेकर की पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि ऑथर वर्ड्स के थ्रू बेकर की पर्सनालिटी, प्रोफेशनल अपीयरेंस और इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर की, हु हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये चैप्टर में ऑथर बेकर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे गोवा में लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, वो इस उसी को समझा रहा है। और एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो जो हमारे एल्डर्स है ना, जो बुजुर्ग है, वो हमेशा पुरानी बातें, पास्ट की याद किया करते हैं बहुत हंसी खुशी से। ठीक है। क्या? कौन सी पुरानी बात है? गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, जब गोवा में पोर्टुगीज लोग आए थे। तो ये जो पोर्टुगीज लोग थे ना, इनका जो ब्रेड था वो बहुत ज्यादा फेमस था। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो ये जो पोर्टुगीज के लोग ब्रेड बनाया करते थे वो तो गायब हो चुके हैं, लेकिन इनके जो ब्रेड है आज भी गोवा में मिलते हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं ना, हमारे पास अभी भी मिक्सर्स है जो चीजों को मिक्स करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, मोल्डर्स है जो डफ को, ब्रेड का जो डफ है उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, और फिर फाइनली बेकर सब है जो ब्रेड को बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो उस टाइम के जो पुराने फर्नेसेस थे, जो चूल्हे थे, जो भट्टी थे जहां पर ब्रेड को बनाया जाता था, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। ये जो फर्नेसेस है, ये जो चूल्हे है ना, इनमें जो आग है आज भी नहीं बुझे, क्योंकि लोग आज भी इन चूल्हों को यूज करते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। गोवा में क्या होता था ना, बेकर्स आया करते थे सुबह सुबह एक बैम्बू का स्टिक लेके। तो जब स्टिक को जमीन पे ऐसे मारते थे तो थर्ड का साउंड होता था और जिंगलिंग साउंड भी होता था। और इससे एक तरीके से लोगों तक अनाउंसमेंट पहुंच जाता था कि सुबह हो गया और बेकर ब्रेड लेके आ गए। ठीक है, ये कुछ ही प्लेसेस में हुआ करता था।
मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि ये जो ब्रेड के बिजनेस में है, बेकिंग के बिजनेस में है, उसके पापा नहीं है, लेकिन उसका बेटा आज भी उस बिजनेस को चला रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। और ये जो बेकर्स है ना, आज भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हें गोवा में पेडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो ऑथर ये बता रहे हैं ना कि जब ऑथर गोवा में थे बचपन में, ये जो बेकर थे ना, ये उनके दोस्त हुआ करते थे, बच्चों के दोस्त हुआ करते थे बेकर, कंपेनियन हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, और गाइड भी हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ऑथर ये बता रहे हैं ना कि ये जो पेडर है गोवा के, ठीक है, जो ब्रेड लेके आता है, वो दिन में करीब 2 बार आया करता है। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो ऑथर ये बता रहे हैं कि दिन में पेडर 2 बार आया करते थे। एक बार जब सुबह सुबह वो ब्रेड बेचने के लिए निकलते थे, तब आते थे, और फिर ब्रेड बेच के जब उनका बास्केट खाली हो जाता था, वापस से आने टाइम ऑथर से मिलते थे या फिर लोगों से मिलते थे। तो हुआ ना 2 बार आना। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। ऑथर ये बता रहे हैं ना कि जब भी पेडर आया करता था, उस बैम्बू स्टिक का जो जिंगलिंग थर्ड है, जो आवाज है, वो सुन के ऑथर उठ जाया करते थे और दौड़ के भागते थे पेडर से मिलने के लिए। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। तो ऑथर बोल रहे कि यार आखिर ऐसा हम क्यों करते थे? क्या ये हमारा प्यार था ब्रेड के लिए? फिर बोलते नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। द लोव्स वेर बॉट बाय सम, पैस्किन और बेस्टिन। ऑथर बता रहे कि ये जो ब्रेड है ना, इसको कुछ ही लोग खरीदते थे, जैसे कि पैस्किन और बेस्टिन, यानी कि जो हाउस मेड या फिर जो सर्वेंट घरों में काम करते हैं, वो लोग खरीद लिया करते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। ऑथर अभी रीजन बता रहे हैं कि आखिर क्यों जब पेडर घर आया करता था, उनका जिंगलिंग थर्ड को सुन के, स्टिक का, बैम्बू स्टिक का, क्यों ये ऑथर या फिर बाकी बच्चे दौड़ते थे उसके तरफ। ठीक है, वो तो ब्रेड के लिए प्यार नहीं था, तो आखिर क्या था? तो ऑथर बता रहे कि कुछ ब्रेड बैंगल्स आया करते थे, मतलब ब्रेड के बने बैंगल जिसके बीच में छेद होता है, वो हाथों में पहन सकते हैं। ठीक है, तो ऑथर यही बता रहे कि वो उन्हें केयरफुली चूज करना पड़ता था कि कौन सा ब्रेड बैंगल लेंगे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी ये जो ब्रेड बैंगल्स होते थे ना, इसको मीठा बनाया जाता था स्पेशली। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो बेकर कैसे एंट्री करता था कहीं पे भी? पूरा म्यूजिकल एंट्री करता था। ठीक है, उसका जो बैम्बू स्टाफ था उसको स्पेशली बनाया गया था, और वो झैंग झैंग करके साउंड करता था, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते थे, वो साउंड सुन के समझ जाते थे कि पेडर आया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। ये जो पेडर हुआ करते थे, एक हाथ से बास्केट को पकड़ते थे और दूसरे हाथ में बैम्बू का स्टिक हुआ करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। ये पेडर कहीं पे भी घर पे जाता था ना, तो उस घर की औरत को ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था, और फिर अपने बास्केट को उस बैम्बू स्टिक के ऊपर रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। Rebuke का मीनिंग होता है an expression of disapproval या फिर scolding। पेडर जब आता था तो बच्चे भी रश करके जाते थे, रश करके जाते थे यानी कि दौड़ के जाते थे। ठीक है, पेडर क्या क्या लेके आया देखने के लिए। लेकिन घर के जो बड़े लोग होते हैं, बच्चों को डांट के साइड कर देते थे, और फिर ये जो ब्रेड है, घर के जो मेड है, जो सर्वेंट है, उनको दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप। बच्चे बोल रहे ना, हमें साइड कर दिया जाता था, हमें डांटा जाता था, लेकिन फिर भी हम गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो ऑथर बता रहे हैं कि जब पेडर आता था, उसके चारों तरफ भीड़ लग जाता था, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग एक बेंच के ऊपर खड़े होके देखते थे कि बास्केट में क्या क्या चीजें हैं, या फिर जो पैरापिट, रूफ के जो एज होते हैं, रूफ के साइड में, छत के साइड में थोड़ा सा दीवार उठा दिया जाता है ना, ताकि कोई गिरे ना, तो वहां पर बच्चे ऐसे पैरापिट से झांक झांक के देखा करते थे कि आखिर बास्केट में क्या क्या पेडर लेके आया है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो जो ब्रेड के लोब्स होते हैं, वो बड़े लोगों के लिए होता था, और बैंगल्स जो होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। ऑथर ये बता रहे कि जब
पेडर ब्रेड और बैंगल्स लेके आया करता था, ब्रेड बैंगल्स लेके आया करता था, तो ये लोग ध्यान भी नहीं देते थे कि वो ब्रश किया या नहीं किया। एंड व्हाई शुड वी, और ऑथर बोल रहे कि हमें ब्रश भी क्यों करना। हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि आखिर इतना परेशानी क्यों उठाएगा कोई, हमें जाना पड़ेगा, एक मैंगो लीफ ढूंढना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उससे ब्रश करेंगे, तो क्या फायदा, इतना परेशान कौन होगा। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल। फिर ऑथर बोल रहे हैं कि आखिर ये जरूरी भी क्यों है ब्रश करना। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और आखिर एक टाइगर तो कभी दांत को घिसता नहीं है, ब्रश करता ही नहीं है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, हम गरम चाय पी लेंगे तो हमारा दांत साफ हो जाएगा और मुंह में जो भी चीज है वो सारा धुल जाएगा अच्छे से। ये ओरल कंप्रेंशन चेक आपको कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो लोग पहले जमाने में ना, लोग गोवा में जो भी शादियां हुआ करती थी, वहां पे गिफ्ट्स में एक ब्रेड दिया करते थे जिसका नाम था बोल, BOL। और ये मीठा हुआ करता था, एक तरह का स्वीट हुआ करता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ऐसा लगता था ना, एक पार्टी या फिर कोई भी एक ओकेजन है या फिर फीस्ट है, ठीक है, उसका चार्म खत्म हो गया अगर वो लोग को ब्रेड नहीं मिला, मतलब ब्रेड के बिना उनको अधूरा लगता था पार्टीज वगैरह। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ऑथर ये बोल रही कि ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते कि एक बेकर या फिर एक पेडर एक गांव के लिए कितना जरूरी हुआ करता था। आप समझ रहे हैं ना, एक पेडर है, एक बेकर है जो कि ब्रेड बना रहा है, लोग ब्रेड को पसंद कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, और एक तरह का स्वीट ब्रेड जिसको बोल बोलते हैं, वो भी मैरिजेस में इतना इंपॉर्टेंट है। ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि अगर बोल ना हो तो पार्टी और जो भी फीस्ट है वो अधूरा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। अगर किसी भी बेटी का एंगेजमेंट होता था ना, तो उसकी जो मम्मी है वो उस घर में सैंडविचेस बनाया करती थी, उस ओकेजन में सैंडविचेस बनाया करती थी। केक्स एंड बोलिनाज, बोलिनाज एक ट्रेडिशनल गोवन कुकीज है, ये भी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे क्रिसमस और बाकी दूसरे फेस्टिवल्स में। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इसीलिए ऑथर बोल रहे कि एक गांव में एक बेकर का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेड बना रहा है, बोल बना रहा है, एक स्वीट तरह का ब्रेड, ठीक है, और साथ में केक्स बना रहा है, बोलिनाज बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो उस जमाने में, उस टाइम में जो बेकर हुआ करते थे या फिर ब्रेड सेलर हुआ करते थे ना, उनका एक पेक्यूलियर सा ड्रेस था, यानी कि अनयूजुअल और स्ट्रेंज सा ड्रेस हुआ करता था। उस ड्रेस को बोला जाता था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये ड्रेस कैसा होता था, एक सिंगल पीस का होता था, फ्रॉक जैसा, जो कि घुटनों तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो ऑथर ये बता रहे हैं कि वो जब छोटे थे ना, वो बेकर्स को देखते थे कि बेकर शर्ट पहने हैं और ट्राउजर्स पहने हैं, और ये जो ट्राउजर्स हुआ करते थे ना, फुल लेंथ ट्राउजर से छोटे होते थे और हाफ पैंट से बड़े होते थे, मतलब फुल पैंट 2/3 ना क्या बोलते हैं वो, उसी को। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler। ऑथर ये बता रहे हैं ना कि आज भी उनके विलेज में, गोवा में, कोई भी अगर एक हाफ पैंट पहना है जो कि नीज से नीचे है, तो उसे कमेंट मिल जाता है कि वो एक पेडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जो बेकर हुआ करता था ना, उसका जो भी बिल हुआ करता था वो मंथ के एंड में कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और ये जो पेडर है, ये जो बेकर है, हिसाब कैसे रखता था, जो भी घर में वो ब्रेड दे रहा है या फिर केक्स दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, वहां पर उनके दीवारों में वो हिसाब लिख देता था एक पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडेड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उस जमाने में ना बेकिंग एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। ये कहा जाता है कि एक बेकर और उसके फैमिली कभी भी भूख से नहीं मरेंगे, कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो बेकर, उसके फैमिली और उसके जो भी सर्वेंट्स हैं, हमेशा खुश रहते थे और हमेशा प्रॉस्पेरस होते थे।
आगे बढ़ते रहते थे, पैसा छापते रहते थे। Their plump physique, plump यानी कि pleasantly fat body, was an open testimony, public statement about a character or quality to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो ऑथर ये बता रहे हैं ना कि जो पेडर हुआ करते थे, जो बेकर हुआ करते थे, उनका प्लम फिजिक्स होता था, मतलब हट्टे कट्टे होते थे। और ये एक ओपन टेस्टिमनी है। ओपन टेस्टिमनी मतलब एक इंसान का कैरेक्टर या फिर क्वालिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। और आज भी कोई इंसान जैक फ्रूट जैसा अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस है, हट्टा कट्टा है, तो लोग उसको बेकर के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो यही था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पहला चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो, और ये जो हार्ड वर्ड्स के मीनिंग है आप अपने बुक में भी लिख लेना, ताकि जब आप दूसरे बार पढ़ो तो आपको पढ़ने में इजी हो। तो जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।